मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। आज हम इस सेट से गणित के जितने भी प्रश्न हैं उन सब का बेहतरीन सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह के अपडेट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे के अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में ए, बी और सी की औसत आयु 22 है, बीसी की औसत आयु 25 है, तो 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो। जब तीन की औसत आयु 22 है तो योग कितना होगा? तीनों का योग कितना होगा? 22 इंटू 3 तो 66 हो जाएगा। चूंकि बी प्लस सी का योग कितना होगा? 25 इंटू दो, दो संख्या का औसत आयु 25 है तो 25 इंटू दो, तो 25 इंटू दो 25 इंटू 50 हो जाएगा। तो हमको पता है ना, हम ए बी सी में बी सी घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा ए, बी सी कट जाएगा, ए निकलेगा। तो 66 में 50 गया तो 16 हो जाएगा। ए मेरा कितना निकला? 16। तो बोलता 9 वर्ष बाद, तो 9 ऐड कर देंगे इसमें, तो 16 9 25 होता है, यानी 9 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। नॉर्मल है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 में 10.53 को 0.09 से विभाजित करने पर डैश प्राप्त होता है, तो देखते हैं। तो 10.53 है, इसको 0.09 से डिवाइड करेंगे। दो जीरो तो चला जाएगा, यानी 1053/9 हो जाएगा। जो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 15, 9 एकम 9 6 9 7 63, यानी 117 आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3 में यदि दो वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये उभयनिष्ठ बोलता तो बात अलग था, ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ है। तो केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, इसका भी डिफरेंस हम बता देते हैं। तो दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या 4.5 होगा, सॉरी बाकी दूसरा वृत्त को इससे भी बड़ा बनाते हैं। एक वृत्त है और दूसरा इससे भी बड़ा बनाते हैं, दोनों का केंद्र है। तो बोलता अनुप्रस्थ है। अगर अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलता ना तो ऐसा हो जाता, ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ये क्योंकि बोला अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ, तो ऐसा ना होके ये होगा, ऐसा हो जाएगा। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ होता है, एक यहां स्पर्श करेगा, एक यहां स्पर्श करेगा। तो ये हमको पता है ना कितना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज का 4.5 है त्रिज्या, और ये छोटा वाला का कितना है? 3.5। तो फिगर बन गया। तो बोल रहा है कि इसका लंबाई दिया गया है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी इसका लंबाई दिया है। इसका लंबाई कितना है? यहां से लेके यहां तक जहां स्पर्श कर रहा है 6 है, 6 है। तो बोल रहा है केंद्र के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी बोल रहा है निकालने के लिए। ये दूरी, ये जो दूरी है इसको हम क्या है? डी मान लेते हैं। ये क्या है? डी है। अगर ये 3.5 इधर गया है, इसको भी 3.5 सेम इसी बढ़ाएं, 3.5 इसी दिशा में बढ़ाएं, तो क्या ये लंबाई 6 के बराबर होगा? केंद्र के बीच की दूरी है, ये जो डी निकला केंद्र के बीच की दूरी, ये डी है तो ये भी डी होगा। तब ये क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। तब ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 4.5 और 3.5 8 हो जाएगा। पूरा कितना होगा? 8 होगा। और ये 6 है ऑलरेडी, तो 6 8 10 ट्रिपलेट जानते हैं ना, 6 8 10 का। अगर ये 8 है ये 6 है तो ये दूरी 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ये 4.5 और 3.5 8 हो गया, और ये पहले से 6 है, तो अब इसका पूछ रहा है दूरी डी, तो 6 8 10 होगा ट्रिपलेट। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 4 में वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 4 को 9 होगा। 4 को 9 307 से विभाजित होना चाहिए, तो विभाजित करते हैं। 307 से विभाजित होना चाहिए, तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में ना, 3 तिया 9, यानी 7 तिया 21, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 8 7 कट गया, ये 9 बचेगा। ये 2 बार में लग रहा है, 3 दूना 6। तो बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या क्या जोड़ दें, तो हम एक बढ़ा के लेते हैं, दो तो हम 3 ही बार में ले लेंगे, यानी 9 2 1। तो इसमें बोल रहा है क्या जोड़ दे कि 307 से विभाजित हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? तो घटा के देख लेते हैं उल्टा, 9 2 1 और 7 8 9, ये हो जाएगा 11 में 2, 11 में 3 और 1, 132, यानी इसमें 132 जोड़ दे तो ये भी 921 हो जाएगा। तब ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो बोल रहा है 132 जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न संख्या 5 में 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0 है। तो बोलता है थीटा का मान न्यून कौन है, तो 10 का मान निकालने बोल रहा है। तो 10 का मान निकालने बोल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, सेक को x मान लेते हैं। तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25। बेसिक तरीका यूज करते हैं एक बार, उसके बाद बताएंगे। तब क्या हो जाएगा, तो 25 छक 150 यानी 0, 25 एकम 25 15 400, यानी 400 को हम किस तरह तोड़े कि 40 आएगा, तो 20 का स्क्वायर होता है ना 400, यानी 20 20 हो जाएगा। हाँ, तो 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इजकल टू 0। अब ये 4x कॉमन ले लेंगे तो 4x बचेगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, 4x माइनस 5 बचेगा, सॉरी माइनस 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 5 बचेगा इजकल टू 0। तो 4x माइनस 5, 4x माइनस 5, हम जानते हैं ना x इजकल टू 5/4 हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी x इजकल टू 5/4, तो हमको पता है x इजकल टू 5/4 आ गया। तो x मेरा क्या था, x मेरा था सेक थीटा, x क्या था मेरा, सेक थीटा। तो सेक थीटा इजकल टू इतना, कॉस होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b, h/b, तो हमको p चाहिए। तो ट्रिपलेट हमको पता है ना, p 3, ये h हो जाएगा 5, ये 4, तो ये 3 हो जाएगा ट्रिपलेट से। 3 4 5 का ट्रिपलेट यूज हो रहा है, ये 4 है 5 है तो p 3 हो जाएगा। तो हमको टेन थीटा का बोला है, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा हमको p/h, तो p/b होता है, सॉरी, तो p/b होता है तो 3/4 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। या फिर इसका न्यून कौन होता है तो थीटा का मान भी बैठा लेंगे तो भी बन जाएगा। आप जैसे बनाइए, हम बेसिक तरीका बता दिए, बाकी थीटा का मान बैठा के ही बना सकते हैं। जिस थीटा का मान बैठाएंगे 0 आ जाएगा, जो वही टेन का मान में बैठा देंगे वही सेम आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6 में यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम के शून्यक है तो एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो एम का मान बोल रहा है। तो हमको अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है ना क्या होता है, -b/a। पिछला वीडियो में भी बताए थे। इसी, अब मेरा पिछला वीडियो अगर रेगुलर देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ है जो हम पहले भी बता चुके हैं। तो -b/a, तो -5 है, -b और -5/a, यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा माइनस बीटा 1 है, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 है। तो हमको 2 अल्फा निकल गया ना जोड़ने पर, इजकल टू 5 1 6, 2 से 3 बार में कट जाएगा, अल्फा इजकल टू 3 निकल जाएगा। अब अल्फा इजकल टू 3 निकलेगा तो हमको पता है ना अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हमको पता है ना, अल्फा 3 निकल गया तो बीटा कितना निकलेगा, तो अल्फा 3 निकल गया, बीटा निकलेगा 2, तब ना 3 2 5 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 5 है तो बीटा भी निकल गया। तो अल्फा इंटू बीटा हमको पता है ना 3 इंटू 2 हो जाएगा, और c/a, सी के जगह पे m है और a के जगह पे तो 1 हो जाएगा फिर से, तो m इजिकल टू 3 दूना 6 हो जाएगा, ये जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7 में 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताएं, मतलब स्थान 100वें भाग का, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पूछ रहा है। तो अगर 19 फैक्टोरियल है यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 18 19 तक है, बोल रहा उसमें 100वें का स्थान है, सैकड़ा का मान पूछ रहा है, सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा। तो सैकड़े का स्थान पे तो हमको पता है कि हम गुना करेंगे तो अगर 2 और 5 रहे, बीच में 10 भी आएगा, 10 है तो पहला अंक 0 हो जाएगा। तो 0 कितना आ रहा है पहले ये देख लेते हैं। तो हम 0 के लिए 5 2 का पेयर बनाएंगे, 5 और 2 का, तो 5 आएगा, 5 10 और 15 में 3 बार 5 आएगा, 3 बार आएगा ना, और 2 कितना बार आएगा, 2 4 8 10, 2 तो बहुत बार है, तो कम से कम 3 पेयर बनेगा, पेयर बनेगा 5 इंटू 2 का, 3 पेयर बनिए जाएगा 5 इंटू 2 का, लगभग 3 जीरो लास्ट में आना ही आना है। तो आखिरी तीसरा अंक यानी सैकड़ा का बात कर रहा है, यानी इकाई दाएं सैकड़ा, यानी आखिरी तीसरा जो है पीछे से वो 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, तो एक वृत्त बना ही लेते हैं। तो बोल रहा है पी क्यू वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास मतलब सीधा सीधा लंबा खींच दो, ये पी है ये क्यू है और जिसका केंद्र ओ है, तो ये केंद्र है। तो बोल रहा यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, आर कहूँ भी स्थित है, चलो देख लेते हैं, और आर पी क्यू, आर से पी क्यू का 39 है, मतलब इधर ही कहूँ होगा, तो इधर ही रख देते हैं, आर यहाँ है, तो आर पी और आर पी क्यू 39 है, 39। तो बोल रहा है तो आर क्यू पी कितना होगा, तो आर क्यू पी कितना होगा,
तो बोल रहा है आर क्यू पी कितना होगा, यानी ये वाला पूछ रहा है। तो हम एक चीज जानते हैं, अर्धवृत्त पर बना कौन समकोण होता है, ये देख रहे हैं, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त मतलब ये व्यास है ना, अब व्यास के ऊपर जो कोण बना रहा है ये समकोण होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो टोटल तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 है तो बाकी ये दोनों 90 होगा, 90 90 180। तो 90 में 39 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी 51 होता है। 90 में 39 घटेगा तो 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। सिंपल है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9 में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1920 और 16 है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, सिंपल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर होता है LCM इंटू HCF के। तो दोनों संख्या का गुणनफल, पहला संख्या क्या है 240 है, दूसरा संख्या नहीं पता उसको x मान लेते हैं, और LCM कितना है 1920 और HCF 16 है। तो कट जाएगा 8 तिहाई 24, 8 दूनी 16, अब 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 चौके 12, 64 दूना 128 होता है, यानी 1280 x इजगल टू हो जाएगा, सॉरी 240, एक जीरो तो हम भूल ही गए, एक जीरो से एक जीरो इधर भी कट जाएगा तो ये जीरो नहीं होगा, तो 128 ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह संख्या का 4 गुना हो जाएगा। हम जान रहे हैं 8 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में दोगुना हो रहा है 8 वर्ष में, तो 4 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में। तो हम ऐसा इसमें कंपेरिजन हम लोग करते हैं ना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज हो तो इसको हम लोग यूज करेंगे इस तरह। तो जैसे 2 के लिए 8 हो रहा है तो यहाँ पावर देखते हैं, 2 पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, 4 गुना यानी 2 पे पावर 2, यानी 1 के लिए 8 तो 2 के लिए कितना, 4 को लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। तो 1 के लिए 8 तो 2 के लिए कितना, तो 1 के लिए 8 तो 2 के लिए कितना, पहले भागा होगा फिर गुना, तो 2 के लिए कितना 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 वर्ष में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिख रहा है। तो बोल रहा कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो 16 वर्ष में हो जाएगा। बस इसको ध्यान में रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 11 में 12 कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्र में से 30 छात्र ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा 45 छात्र है जिसमें से 30 छात्र ने भाग लिया, तो भाग कितने लिया 30 छात्र, 30 छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बोलता टोटल कितना हाथ मिलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है x इंटू एक्स माइनस 1/2। योग मत समझ लेना, योग का फॉर्मूला होता है +1, x इंटू एक्स प्लस 1 होता है, सतत संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग होता है, ये नहीं है x इंटू एक्स माइनस 1 होता है। जहां इसको हम कर सकते हैं 30 इंटू 30 माइनस 1 29 हो जाएगा बटा 2, ये हो जाएगा 15, 15 नवा 135 का 5 बचा 13, 15 दूनी 30, 13 43, तो ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4। या फिर इसको आप कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा NCR n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम यूज करते हैं। तो 30 छात्र ने भाग लिया है तो n की जगह 30 हो जाएगा, CR हो जाएगा 2, 2 किस लिए, काहे कि हाथ मिलाने में हर एक बार जो हाथ मिलेगा 2 आदमी मिलकर हाथ मिलाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NCR n 30 फैक्टोरियल, 30 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 28 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 28 फैक्टोरियल नीचे है, इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 28 गया। अब अच्छा 2 एकम 2 होता है तो 2 से काटेंगे, ये 15 बार में कटेगा, सेम वही हो जाएगा 15 इंटू 29 जो कि होता है 435। इसको इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए इस फॉर्मूला का प्रयोग करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12 में यदि 2 7 5 1 x3 एक त्रिभुज के शीर्ष है तो क्षेत्रफल 18 इकाई वर्ग इकाई है, तो x का मान संभावित ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों शीर्ष दिया हुआ है, 2 7 5 1 और x3, एक शीर्ष नहीं दिया गया है x3, तो क्षेत्रफल 18 है, इसका क्षेत्रफल कितना है 18 है। तो बोल रहा है x का मान निकालने के लिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले इसका एक कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं, तो कोई एक को चुन लेते हैं, तो उस पहले वालों को ही चुन लेते हैं, तो -2 -7 हो जाएगा, -2 -7 से इसको करेंगे तो माइनस माइनस 0 हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सबको -2 अब -7 से करना पड़ेगा, इसको भी -2 अब -7 से जोड़ना होगा, 5 में 2 गया, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा x -2 क्योंकि x से घटाएंगे तो,
और ये हो जाएगा 7 में -4, तो ये तो 0 हो गया। अब देखते हैं अंदर अंदर वाला और बाहर बाहर वाला को गुना करके फिर घटा देना है। तो ये हो जाएगा 4×3 = 12, यानी -12 हो जाएगा। माइनस दोनों को गुना करके घटा देना, और उसके बाद 6 इंटू इतना, 6 - 6 इंटू x - 2 होगा, बटा 2 से भाग कर देना। सिंपल है, -12, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छे अच्छे x और 6x, माइनस फिर एक बार इस पे चढ़ेगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -12 ही हो जाएगा 2। तो इतना, चूंकि क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है इतना, तो इतना इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 6x 12, 12 24, 24 जाके उधर जुड़ जाएगा 36 में, तो 36 24 हो जाता है 60। तो x से 6 से भाग देंगे, 10 बार में x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसका x का मान 10 ही होगा। यहाँ ऑप्शन गलत है, हम इसको पहले से रेड चेंज करके रखे हुए हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर 10 ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13 में 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित हो। बोल रहा है 12, 21, 32 और 18 प्रत्येक से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे तो विभाजित नहीं करते हैं, तो सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम से भाग देना ज़्यादा आसान है, तो 3 से देंगे, 3 चौके 12, 3 7 21, 32 रहने दो, 3 6 18, 2 दूना 3 7, 2 एकम 2 8 7 3, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 12 8 96, 96 इंटू 7 इंटू 3, 7 6 42, बचा 4, 7 9 63, 4 67 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 7 21, 6 3 18 2 20, इतना हो जाएगा एलसीएम 20 16। तो अब इसको भाग देंगे, 6000 से छोटा से भाग देते हैं, 6000 7000 के बीच होना चाहिए। तो 2016 को लगभग 3 बार में करेंगे, 16 3 48, 2000 हो जाएगा, यानी 6048 हो जाएगा। तो 6048 यानी 6000 और 7000 के बीच 6048 ही ऐसी संख्या है, 6000 से अधिक है 6048, तो 6000 और 7000 के बीच 6048 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। सिंपल है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14 में यहाँ साइन ए प्लस बी इजल टू इतना दिया है, ए माइनस कॉस ए माइनस बी इजल टू दिया, ए बी का संभावित मान ज्ञात करें। सिंपल है, तो साइन ए प्लस बी इजल टू √3/2 है, √3/2 साइन 60 डिग्री होता है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन साइन गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, कॉस 30 डिग्री होता है, कॉस 30 डिग्री, जिसे ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हमको पता है ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ए निकल जाएगा, यानी 60 + 30 90, 90/2 करेंगे तो निकल जाएगा 45, और दोनों को घटा के भाग करेंगे तो छोटा वाला निकल जाएगा, यानी 60 - 30 यानी 30 हो जाएगा, और 30 में 2 घटेगा तो 15 हो जाएगा। तो 45, ए 45 और बी 15, ए 45 बी 15 एक में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 15 में ए किसी कार का 25% भाग 10 दिन में, 25% भाग 10 दिन में, बी 40% भाग 40 दिन में पूरा कर सकता है, और सी 1/3 भाग 13 दिन में, तो उनमें से कौन जो है ना सबसे तेज कार करेगा। तो ए बोल रहा है 25% भाग 10 दिन में करता है, 25% 10 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा, तो 25 चौके 100 हुआ, तो 10 चौके 40 हो जाएगा, 40 दिन में करेगा, इसका निकल गया। अब बी बोल रहा है 40% भाग 40 दिन में, तो 40 तो 100 हो जाएगा, ये 100 दिन में करेगा बी। उसी तरह सी का निकाल लेंगे, सी 1/3 भाग जो है ना 13 दिन में करता है, तो एक पूरा भाग कितना दिन में करेगा, सिंपल सी बात है, 13 × 1/3 ऊपर चला जाएगा, 13 3 39 दिन में करेगा, ये 100 दिन। अब ये देखने वाली बात ये है, ये 40 दिन में कर रहा है, ये 100 दिन में कर रहा है, ये 39 दिन में कर ले रहा है, तो सबसे कम दिन में तो सी करेगा 39 दिन में। बोल रहा है सबसे तेज काम कौन कर रहा है, तो सी कर रहा है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 16 में यह व्यंजक का मान कितना होगा। सिंपल है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हुआ ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू,
तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू इसको मान सकते हैं। तो तीनों को जोड़ देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। तो ए कितना है, -20 प्लस 13 प्लस 7, 13 7 20 होता है, यानी 20 -20 जीरो ही होगा। यानी जब जब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होता है, 3ab होता है। तो हम क्या करेंगे, 3a यानी -20 13 इंटू 7, तीनों को गुना करेंगे, 3abc करेंगे, हो गया 13 सते 91, 91 91 इंटू 3 इंटू -20, तो 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, इंटू -20, तो ये माइनस हो जाएगा 0, 3 दूना 6 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 54 60, -54 60 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस एक चीज है, ये ए है, बी है, सी है। अगर ए प्लस बी प्लस सी इजगल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजगल टू 3ab होता है। ऐसे इसका क्यूब निकाल के भी कर सकते हैं, ये 8000 हो जाएगा, प्लस ये 13 का होता है 1 21 97 होता है, और प्लस ये होता है 343, जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ के इसके साथ घटा दीजिए, फिर भी हो जाएगा -54 60 ही आएगा। इसको इस तरह भी बना सकते हैं या फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ज्यादा आसानी से बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 17 में एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हुए, इनमें से 30% दोनों विषय में फेल हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। तो इसको तो हम वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं और आसान लगता है बनाने में, तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। बोल रहा 35% छात्र एक विषय में प्राप्त हुए, ये पहला विषय है, ये दूसरा विषय है, और ये 42% छात्र दूसरे विषय में। अब बोल रहा है ये 30 जो है ना दोनों विषय में फेल हुआ है। तो अगर 30 दोनों विषय में फेल हुआ है, टोटल 35 है, सॉरी ये 35 है, टोटल 35 है, तो एक विषय में केवल एक विषय वाला 5 हो जाएगा, और टोटल 42 है और दोनों में 30 फेल हुआ तो ये 12 हो जाएगा, 30 12 42 और 30 15 35। बोल रहा केवल एक विषय में, ये तो दोनों विषय है, ताकि दोनों सर्कल से टच हो रहा है, ये एक विषय है, ये एक विषय है, तो 5 + 12 ये हो जाएगा 17। तो 17 में ये दोनों विषय में, ये दोनों विषय में से एक विषय में पास है और एक विषय में फेल है, और दोनों विषय में फेल कौन है, 30 है। अगर एक विषय में फेल है यानी एक विषय में पास है, यानी केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, तो 17 ही होगा। या पूछे कि एक विषय में कितना फेल हुए तो भी 17 होगा, क्योंकि एक विषय में पास है और एक विषय में फेल है, तो टोटल तो 2500 है, 2500 का 17 निकालेंगे, 17 × 5 = 85, बचा 8 17 दूनी 34 8 42, 425, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। सिंपल है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18 में एक दुकानदार एमआरपी पर 20% छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% अतिरिक्त छूट लेके सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी 1200 है तो जोगिंदर सूटकेस के लिए कितना भुगतान करता है। यहाँ बोल रहा है एक तो 20% छूट दे रहा है और उस कम हुए मूल्य पर भी 20% अतिरिक्त छूट ले रहा है। इसका मतलब 1200 में खरीदना था, एमआरपी तो 1200 है, तो ये 20% छूट पे खरीदा, मतलब 80 में खरीदा होगा, तो 80/100 करेंगे। फिर टोटल का, फिर बोल रहा है टोटल का फिर 20% छूट ले लिया, फिर 80/100 हो जाएगा। तो 2 0 2 0 गया, 1 0 इधर 1 0 इधर 1 0 इधर 1 0 इधर गया, 8 8 64 हो जाएगा, यानी 12 × 64, जो कि हमको दिख रहा है 4 दूनी 8 का एक ही ऑप्शन है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं या इसको गुना कीजिए, 12 चौके 48, 4 बचा, 12 छक 72, 4 76, फिर भी उतना ही आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कीजिए, मैं पूरा आंसर बता देता हूँ। आप हमेशा एग्जाम देते वक्त शॉर्ट तरीका का प्रयोग ही करें, और मेरे सॉल्यूशन में कुछ कुछ मैं लंबा बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझना जरूरी है, बाकी आप अपने हिसाब से शॉर्ट बना सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3x + 2y बटा 3x - 2y इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 × 3 = 9x हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6y हो जाएगा, ये 5 × 3 = 15x हो जाएगा, 5 दूना -10y हो जाएगा। तो 9x इधर 15x में आके घट जाएगा तो 6x बचेगा, और ये -y है उधर जाके +y हो जाएगा, यानी 10 और 6 16y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x 8y के बराबर हो जाएगा। तो अब हमको x और y का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, x 8 y 3 हो जाएगा, यानी x 8 और y 3 हो जाएगा। तो यहाँ अनुपात
पूछा है, लेकिन दे रहा है एक्स 8 वाई 3 एक ही को दिख रहा है। अगर एक्स बाई वाई भी करे तो 8/3 होगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोला प्रश्न संख्या 20 में दिया है त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज डीईएफ में बीसी दिया हुआ है, ईएफ दिया हुआ है। तो एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हम एक चीज बताते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, उस संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये याद रखने वाली चीज है। जैसे त्रिभुज ए बी सी, ये है बी ई एफ, तो बी सी, तो बी सी वो 12.5 है, और ये हो जाएगा ई एफ 10 है। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है, कोई भी भुजा ले लीजिए, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी बी सी बटा ई एफ, जो दिया हुआ वही ले लेते हैं, वही भुजा लीजिए जो दिया हुआ है। बी सी बटा ई एफ के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। बराबर होगा तो बी सी कितना है 12.5, तो 12.5/10 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा 1 0, 25 बचे 25 चौके, तो 5:4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात 5:4 होगा। सॉरी, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, अभी स्क्वायर नहीं किया है। तो 5:4 को स्क्वायर करेंगे तो 25/16 होगा। 25/16 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। भाई क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 21 में यहां बोल रहा है ए बी सी में बी ए सी 60 डिग्री है। पहले बना ही लेते हैं ए बी सी, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। बड़ा बनाते हैं, समझने में आसानी होगा। ए बी सी में बी ए सी मतलब ये 60 डिग्री है, और ओ ए बी सी के अंदर कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु ओ है। तो ओ बी सी यानी ओ से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे। ये ओ बी ए यानी ओ बी ए का दुगना है। तो ओ बी ए मान लेते हैं एक्स है, तो ओ बी सी 2x हो जाएगा, इसका दुगना है। ओ बी ए, ओ बी जो ए जो है ना एक्स है, तो ये इसका दुगना है, वही बोल रहा है। अब बोल रहा और ओ सी बी, ओ सी बी, ओ सी ए का दुगना, ओ सी ए यानी ये अगर इसको y माने तो ये 2y हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 60 है, ये 2x प्लस एक्स यानी 3x हो जाएगा टोटल, और ये भी 3y हो जाएगा। यानी 60 प्लस 3x प्लस 3y इजिकल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है ना, तो 60 उधर चला जाएगा, यानी 3x प्लस 3y इजिकल टू कितना होगा 120। 60 उधर जाके घट जाएगा, तो x प्लस वाई इजिकल टू 3 चौके यानी 40 हो जाएगा। तो 40 बोल रहा है बी ओ सी का माप, क्योंकि x प्लस वाई 40 है, तो हम कर सकते हैं ना 2x प्लस 2y कितना होगा 80 हो जाएगा। यही काम आने वाला है, क्योंकि हमको इसका निकालना है बी ओ सी का। तो बी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो बी ओ सी हमको नहीं पता वाट, तो वाट प्लस 2x प्लस 2y इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री, तीनों कोनों का योग। ये वाला और ये वाला तीनों मिलाकर 180 है। 2x और 2y 180 होगा, क्योंकि 2x 2y मेरा कितना निकाले 80 है ना, ये 80 है, तो वाट इजिकल टू 80 उधर जाके घट जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो हम समझ गए बी ओ सी यानी बी ओ सी एंगल जो है 100 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसे 5970 से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। पूर्ण वर्ग होने के लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसका डायरेक्ट वर्ग निकाल देते हैं। 5970, तो ये हो जाएगा 27 7 49 49, ये हो जाएगा 0170, 49 का 14 हो जाएगा, 14 7 98, और 14 अट्ठे 112 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में ही लगाते हैं। 14 7 98, 7 7 49 बचा 4, और 14 7 98 102 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 6 में 2 गया 4, सॉरी ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये तो कट गया। तो हम देख रहे हैं 77। तो 41 अगर ज्यादा है, अगर 41 कम होता तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाता, वही 41 है। सिंपल पूछ रहा है, तो इसमें क्या घटाना चाहिए, तो 5970 में 41 घटा देंगे, सॉरी 41 घटा देंगे, 41 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 6 में 4 घटेगा 2, तो ये 77 का स्क्वायर हो जाएगा। एक साथ 7 77 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 41 ही होगा आंसर। हम ये आपको एक्स्ट्रा दिखा दे रहे हैं, ऐसा क्यों, आपको समझ में भी आना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 में, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ये दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको ए माने इसको बी माने तो ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए इंटू ए स्क्वायर, ये बी इंटू बी स्क्वायर, ये ए और बी हो गया। तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि इतना ही है। तो ए प्लस बी मतलब 394 प्लस 106 का होल स्क्वायर होगा। तो 6 जोड़ा 400, 500 हो जाएगा। 500 का स्क्वायर यानी 25 पे 4 जीरो। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 24 में 243 बटा 27 इंटू 243, 27 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, इंटू 6 18, फिर नीचे चला जाएगा। अब काटो, एक चीज देख रहे हैं 6 तिया 18, 3 से काटेंगे तो 81 तिहाई होता है, और 27 तिहाई 81, 3 से फिर 9 बार में, 9 से फिर ये 27 बार में, टोटल 27 ही आ रहा है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 25 में समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज जो होता है ना, जिसका चारों भुजा समान होता है, चारों भुजा समान होता है, क्योंकि ये 120 दिया हुआ है ना, तो इसको 4 भुजा 4 से भाग देंगे तो 30 निकल जाएगा, यानी एक भुजा का मान निकल जाएगा। भुजा भुजा के बीच का दूरी दे रहा है 15 है, तो ये तो समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या है कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की भांति कार्य करता है, होता है। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आधार गुने ऊंचाई भी करेंगे तो भी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर समचतुर्भुज का d1/d2 होता है 1/2 d1/d2 क्षेत्रफल निकालने का। या आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है 30, ये आधार और ऊंचाई 15 दिया हुआ है, तो भी 15 तिया 45, 450 इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सम चतुर्भुज का दो तरीका से निकालते हैं, एक 1/2 d1/d2 कर दो तो भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, या आधार गुने ऊंचाई कर दो तो भी निकल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 26 में माया और मीरा का की वर्तमान आयु इतना है और 15 साल बाद इतना हो जाता है, तो मीरा की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो सिंपल है, 6:5 है, 9:8 हो जाता है, दोनों अनुपात का डिफरेंस 15 साल है। हम लोग जानते हैं ना डिफरेंस कितना है, 1 8 और 9 के बीच में 1 का डिफरेंस, 1 इंटू 15, 8 6 48 और 9 5 45, 3 का डिफरेंस है, इंटू जिसका निकालना है मीरा यानी 5, 3 5 15, 5 5 25 हो जाएगा। ये जानते हैं ना एज का फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ए और बी है, सी और डी होता है, और ये एक्स होगा, डिफरेंस होता है अनुपात का जो 15 वर्ष है, तो सी माइनस डी करेंगे इंटू एक्स इंटू 15, और ए डी माइनस बी सी का अंतर करेंगे, जो दोनों को गुना करके घटा देंगे, इंटू जो निकालना है, जो निकालना है मतलब मीरा निकालना है तो मीरा का रखेंगे, जिसका निकालना है उसको रखेंगे। या फिर इसको इस तरह बनाइए जो शॉर्ट मेथड है, इसको 6x मान लीजिए, इसको 5x, और दोनों में 15 ऐड कर देते हैं, इजिकल टू 9/8 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और इसको काट दीजिए, x का मान निकलेगा, x का मान में 5x हमको निकालना, मीरा क्या 5x है, तो 5x में x का मान रख दीजिए, x इंटू, तो इसका मान निकल जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 27 में रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटा में पूरी कर सकता है, यदि वह अपनी चाल 1/15 कम कर देता है, 1/15 कम कर देता है, तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। तो चाल क्या, समय उतना ही ले रहा है लेकिन दूरी 10 किलोमीटर घट जा रहा है, तो इसका पहले चाल निकाल लेते हैं। तो चाल क्या होगा, मान लेते हैं इसका चाल 1 है और वहां 1/15 कम करना है, तो 1 - 1/15, पहला चाल 1 था, दूसरा चाल इतना है, तो ये कितना होगा, अगर इसको अनुपात करें तो 15 ये 14/15 होगा, तो ये 15 इधर चल जाएगा, यानी 15:14 हो जाएगा, यानी पहले 15 था अभी 14 है। तो अगर हम 15 के स्पीड से जाए 30 घंटा में, तो दूरी क्या निकलेगा, तो इसको x मान लेते हैं, इतना x इतना, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, तो दूरी कितना, इसका दूरी निकल जाएगा, 15 का स्पीड से जा रहे हैं 15x का, और 30 घंटा में जाएंगे तो इतना निकल जाएगा, 15 तिया 45, सॉरी इसको इतना ही रहने दो, गुना करने की क्या जरूरत है। अब फिर इसका भी दूरी निकाल लेते हैं। अब 14 का, क्योंकि 15 से जा रहे थे तो इतना दूरी तय हुआ, और 14 से जाएंगे तो कितना तय करेंगे, तो ये d1 हो जाएगा, ये d1 ये d2 कर लेते हैं। तो बोल रहा है 14 के हिसाब से जाएंगे तो 30 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी कम होगा, मतलब ये जो डिफरेंस है 10 घंटा, यानी 15x इंटू 30
को घटा देंगे 14x इंटू 30 से, तो 10 घंटा का, चूंकि 10 घंटा कम दूरी तय करेगा, पहले जितना दूरी तय हुआ अब उतना जो दूरी में 10 किलोमीटर कम दूरी तय किया, तो अब घटा देंगे। तो यहाँ पर ही 30 और x कॉमन है, तो 30x कॉमन ले लेते हैं, 30 और x कॉमन ले लिए तो बचा 15 माइनस 14 इजगल टू 10। तो 15 माइनस 14 1 ही होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इंटू 1, 0 0 गया, यानी x इजिकल टू 1/3 हो जाएगा। x का मान 1/3 निकला ना, तो बोल रहा है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल पहले कितना था, 15x था, यानी 15x में यदि 15x में 15 इंटू एक्स का मान 1/3 है, 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 28 में कार का क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है 1.5 लाख रुपया, और राजू इसे 5% लाभ पर मोटू को बेच देता है, और मोटू 2% हानि पे वापस राजू को बेच देता है, तो लेन देन में लाभ हानि क्या होगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं राजू इसको 100 रुपया में खरीदता है, 5% लाभ पर मोटू को 105 में बेच देता है, तो 100 में खरीद के 5 में बेच 105 में बेच देता है, राजू को तो 105 रुपया मिला। ये राजू है, ये मोटू है, 105 रुपया मिला। अब क्या कर रहा है ना, 2% हानि पर ये वापस राजू को बेच दे रहा था। राजू को लाभ क्या हुआ, तो वही 2% जो इसको हानि हो रहा है वही राजू को 2% लाभ हुआ। 105 रुपया तो राजू पहले ले चुका था, 2 रुपया कम में खरीद, 2% कम में खरीद रहा है, यही 2% उसका लाभ हो जाएगा। बोल रहा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो जो 2% हानि है वही इसका लाभ होगा। तो 1.5 लाख का 105%, ये हो गया मोटू का क्रय मूल्य। मोटू इतना में खरीदा, राजू इतना में बेचा। अब मोटू वापस से 2% हानि पे बेच रहा है, तो 2% हानि पे वापस राजू को बेच रहा है, तो राजू को तो 2% का लाभ हो गया, यानी 2/100 यही लाभ होगा। तो डायरेक्ट 2/100 निकाल लेंगे। 2 0 गया, यानी 4 0 गया, यानी 105 दूना 210 इंटू 15, 0 15 का 5 बचा है, 15 दूनी 30, 31, 3150, जो कि राजू को 3150 का लाभ होगा। वही 2% का लाभ हुआ, जो कि 3150 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 29 में, इसमें कुछ नहीं करना है, सबको एक तरफ कर देना, यानी 19 2/3 माइनस 7 1/4 माइनस 2 1/2 इजिकल टू एक्स। अब 19 में 7 2 9 घटेगा तो 10 हो जाएगा, प्लस 2/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 इजिकल टू एक्स। तो 10 को रहने दो इधर ही, प्लस एलसीएम होगा 12, 3 चौके 12, इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई और 2 छक, तो हो जाएगा इजगल टू एक्स। तो 10 प्लस 6 3 9, यानी -1 हो जाएगा, यानी -1 हो गया, -1/12। इसको हम लिख सकते हैं, तो अगर 10 को 9 + 1 लिखे और -1/12 लिखे तो ये हो जाएगा ना, x इजिकल टू 12 एकम 12 में 1 घटा 11/12, 9 + 11/12, यानी 9.11/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है हमको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 30 में नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में 5 कंपनी ABCDE के बिक्री और व्यय के मूल्य का प्रतिशत को दर्शाया गया है, यानी बिक्री और व्यय के मूल्य के प्रतिशत, यानी इसका व्यय है एक्सपेंस और ये सेल यानी बिक्री दिया गया है, तो दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट के दृश्यगत पठन के आधार पर, मतलब इस दृश्यगत जो अवेलेबल है उसके आधार पर कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के योग्य है प्रतिशत में, कौन सा ज्यादा कंपनी कमा रहा है। तो ब्लू वाला देखते हैं, ब्लू वाला टोटल 90 डिग्री लिख रहा है, लेकिन यहाँ ब्लू है, ये नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा हानि हो रहा है इसमें, ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, इसका सेल 90 डिग्री है लेकिन सेल कम है, इससे इससे तो कम है इसका सेल, ये भी नहीं होगा, ये होगा, बी का सेल ज्यादा है, एक्सपेंस से सेल ज्यादा है तो इसमें लाभ होगा, क्योंकि ज्यादा मुनाफा का बात कर रहा है। तो सी में सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है, सी को देखने से इसका एक्सपेंस कम है लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा है, एरिया बड़ा है इसका, तो सी ही इसका आंसर होगा। इसको दृश्यगत पठन के आधार पर ही इसका आंसर देना है, मतलब जो दृश्य में अवेलेबल है उसी आधार पर इसका आंसर देना है। तो सी का मुनाफा ज्यादा है, तो हमको सी का मुनाफा सबसे ज्यादा लग रहा है। इसमें भी मुनाफा है लेकिन इससे मुनाफा उतना नहीं है जितना सी में, सी में मुनाफा सबसे ज्यादा है, इसका एरिया बड़ा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है पाई चार्ट के दृश्यगत पठन के आधार पर
वही पाई चार्ट है सारा डिटेल। तो पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर कंपनी हानि हुआ, अभी तो बताए थे हानि किस में हुआ था, हानि ब्लू में हुआ था ना, ब्लू का एक्सपेंस दिखा रहा है लेकिन यहाँ सेल तो है ही नहीं ब्लू का, यानी ब्लू का ई का तो सेल ही नहीं है यहाँ पर, यानी ई होगा, सबसे ज्यादा हानि हो रहा है ब्लू में। यहाँ बोला पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किसी कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या हानि नहीं हुई है, लाभ हानि नहीं हुआ है उस हिसाब से तो येलो दिख रहा है 90 डिग्री और 90 डिग्री, येलो का क्या डी है, यानी डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट प्रश्न था। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे वीडियो के अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं कल फिर आऊँगा। धन्यवाद।